हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आर तानी एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट गुजरात बोर्ड। चैप्टर नंबर 8 पे हम लोग हैं। इसका एक पार्ट 1 बन चुका है और इस चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस। कहने का मतलब क्या है कि फिनेंस बिजनेस में आता कहाँ कहाँ से है और फिनेंस की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, प्लस फिनेंस होता क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो के पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनर्स फंड को, तो पूरा ट्राई करते हैं। 8.2 जो है आपका ओनर्स फंड वाला, उसको पूरा यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। चलो शुरू करें। ओनर्स फंड में बेसिकली आपके 3 टाइप्स हैं, यहाँ ऐसे बोल सकते हैं इसकी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है इक्विटी शेयर, उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर और तीसरा आता है रिटेन्ड प्रॉफिट या प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इक्विटी शेयर के भी 3 टाइप हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर या अदर इक्विटी शेयर। फिर आता है रिडीमेबल। रिडीमेबल वो है जो आपके 20 साल से पहले रिडीम हो सकते हैं या तो वो 20 साल के बाद रिडीम हो सकते हैं। और फाइनली आता है आपका रिटेन्ड प्रॉफिट, यानी हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा करके बिजनेस में वापस डाल देना। रिडीमेबल का मीनिंग क्या होता है आगे पढ़ लेंगे अपने। इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या है देख लो। ये शेयर्स वो हैं जिनको डिविडेंड एकदम लास्ट में मिलता है। जब बिजनेस बंद होता है तो उनको कैपिटल भी एकदम लास्ट में मिलता है। और सबसे पहले किसको मिलेगा पूछे तो प्रेफरेंस शेयर वाले को मिलेगा। इसको बोलेंगे ना ही इक्वालिटी शेयर बल्कि इक्विटी शेयर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। ट्रू ओनर्स हैं ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये कंपनी के ट्रू ओनर्स होते हैं क्योंकि उनका रिस्क प्रेफरेंस वालों से ज्यादा होता है। राइट टू वोट, इनके पास वोट्स डालने के राइट्स होते हैं। जितने आपके पास शेयर्स हैं उतने आप वोट्स डाल सकते हैं। राइट ऑफ डिविडेंड, इनको कितना डिविडेंड मिलेगा और कब मिलेगा ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। प्रॉफिट रिलेटेड, जो इनका डिविडेंड होता है ये प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, और अगर कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड। इसका मतलब ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा प्रॉफिट के साथ साथ। ये शेयर होल्डर्स आपकी जनरल मीटिंग को भी अटेंड कर सकते हैं, उसमें वोट कर सकते हैं, उसमें किसी डायरेक्टर को चुन भी सकते हैं। फिर आता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जनरली इनका जो शेयर कैपिटल है वो जब तक कंपनी आपकी है तब तक आपको कैपिटल वापस नहीं मिलेगा। फिर आता है डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन। जब कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले जो है कैपिटल किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को। और फिर अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को कैपिटल रीपे होता है जब कंपनी बंद होती है। शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर मान लीजिए मेमोरेंडम में कोई प्रोविजन है और डायरेक्टर ने भी कंसर्न दिया है कि भाई हाँ ये डायरेक्टर्स बन सकते हैं, तो इस शेयर को बोलते हैं शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके जो जिनके पास ये इक्विटी शेयर्स हैं, अगर मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है और डायरेक्टर ने भी हाँ बोल दिया है तो इन लोगों को शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन का नाम दिया जाता है। कहने का मतलब दे आर दी हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंपनी। क्वालिफाइड शेयर्स इनको हम बोल सकते हैं। कैपिटल बेनिफिट्स, इनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एग्जांपल है राइट शेयर, बोनस शेयर, बेनिफिट। अगर मान लीजिए आपके मार्केट में आपका शेयर प्राइस बढ़ता है तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा वो भी इन शेयर होल्डर्स को मिलेगा और इसको बोलते हैं अपने कैपिटल बेनिफिट्स। बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, ये जो हैं रिकॉग्नाइज्ड शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं। रिकॉग्नाइज्ड शेयर मार्केट्स कौन से हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इनका जो है आप मार्केट प्राइस पे परचेज और सेल बड़े आराम से कर सकते हो। इनके टाइप्स देखें। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर सबसे पहला है। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, सिंपल एकदम। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए। जो कंपनीज कैपिटल शेयर मतलब रेज कर रही हैं उनके लिए कंपनी के लिए इशू करना ये जरूरी है, कंपलसरी है कि वो ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स इशू करें। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये ट्रू ओनर्स होते हैं। यही शेयर होल्डर आपके बिजनेस का रियल रिस्क अपने सर पे उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कब डिविडेंड मिलेगा पता नहीं, बिजनेस बंद हो जाएगा तो इनको कब कैपिटल मिलेगा पता नहीं, मिलेगा भी कि नहीं वो भी नहीं पता। प्लस साथ साथ में रेट ऑफ डिविडेंड भी इनका फिक्स्ड नहीं होता, कभी 5% मिलेगा, कभी 10% मिल जाएगा, कभी 1% भी नहीं मिलेगा। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई या तो लिक्विडेशन में चली गई यानी बंद हो गई, डूब गई,
तो असेट्स बेचने के बाद जितने भी कर्जे हैं पहले वो सब चुकाए जाएंगे, और एंड में अगर मान लीजिए पैसे बच जाते हैं तो इनको इनका कैपिटल वापस मिलेगा। प्रमोटर्स ये शेयर इसीलिए इशू करते हैं क्योंकि उनको अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। यानी जो भी हमें कैपिटल चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रमोटर्स ये वाले शेयर्स इशू करते हैं। लार्ज कैपिटल अगर मान लीजिए इनको चाहिए, बहुत सारा कैपिटल चाहिए, तो ये कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर पार्ट को बोला जाता है शेयर। ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। हर शेयर के परचेजर को अपने बोलेंगे शेयर होल्डर, ठीक है। फिर आता है स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनी ये वाले शेयर्स अपने डायरेक्टर्स को, या तो जो लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, या एम्प्लॉयज को इशू करती है डिस्काउंट पे, या तो वो उनसे कोई कैश ही नहीं लेती, यानी फ्री में शेयर्स उनको दे देती है। ऐसे शेयर्स को अपने बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ये 1 या 2 मार्कर में इनका मीनिंग बहुत पूछा जाता है। अदर इक्विटी शेयर्स कौन कौन से हैं? विथ वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर हो गए वोटिंग राइट्स के साथ, और साथ साथ में ऐसे इक्विटी शेयर्स जिनके पास डिविडेंड को लेकर के भी कुछ राइट्स होते हैं और वोटिंग राइट्स भी होते हैं, ठीक है। ये उनके अदर इक्विटी शेयर के 2 टाइप्स हैं। फिर आती है बात प्रेफरेंस शेयर की। फर्स्ट राइट इनका होता है डिविडेंड लेने का। कंपनी का जब प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, मार्च में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहला जो डिविडेंड मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा। जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेशन होगा कंपनी का, तब भी पहला पहला राइट अपने कैपिटल को वापस लेने का इन्हीं लोगों का है। इनको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, यहाँ से अगर आप एक चीज निकालें, प्रेफरेंस में एक वर्ड आ रहा है प्रेफर, और प्रेफर का मतलब होता है कि मैं ये ज्यादा पसंद करूंगा। सपोज आपसे कोई पूछे वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, आप बोलोगे आई प्रेफर टी, मतलब मुझे चाय ज्यादा पसंद है। तो कहने का मतलब ये प्रेफरेंस शेयर जो है हर चीज में आगे होता है, इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, पसंद किया जाता है। डिविडेंड, इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फर्स्ट राइट है इनका, और इनका रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स्ड होता है कि कितना आपको, कितने परसेंटेज आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी पहले से फिक्स्ड होता है। इनके पास भी राइट टू वोट होता है, पर वो इसी मैटर में करेंगे जिनमें इनका अपना इंटरेस्ट होगा। मतलब सपोज कर लीजिए आप किसी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, और कंपनी में कोई ऐसी चीज आ रही है जो आपके मनपसंद की है, या वो एरिया आपको पसंद है, तो आप उसमें वोट करेंगे। अगर अदरवाइज आप सारी चीजों में ध्यान नहीं देंगे। देना चाहें तो दे भी सकते हैं, बट नहीं देते नॉर्मली लोग। जो इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर्स खरीदते हैं उनके पास स्टेडी और फिक्स्ड इनकम होती है, प्लस उनका कैपिटल भी सिक्योर्ड रहता है। स्टेडी का मतलब क्या हुआ कि इनकी इनकम एकदम एक समान चलती रहेगी, फिक्स्ड इनकम होगी, और इनका कैपिटल भी सिक्योर्ड रहेगा। दे हैव द गारंटी कि इनको ये कैपिटल वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो है मार्केट प्राइस। इनका जो प्राइस होता है ये भी नॉर्मली स्टडी ही रहता है। कहने का मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, नॉर्मल लाइन में चलेगा। जब कभी भी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव आएगा तब तब इनका मार्केट प्राइस चेंज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो इनको मिलता है अगेंस्ट, जब ये इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में पैसे भी मिलेंगे ना, तो ये इंटरेस्ट मान लीजिए अगर बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट जो है उसका रेट अगर कम हो गया तो मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगा। प्रपोर्शन ऑफ रिस्क इनमें जो है इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले रिस्क कम है। क्यों? क्योंकि इनको प्रायोरिटी दी जाती है कैपिटल देने के टाइम पे। जब भी कैपिटल इनको रीपे होगा तो सबसे पहले होगा, प्रायोरिटी बेसिस पे ये लोग हैं। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, लिक्विडेशन जब होगा कंपनी का, पहले तो सारी वो लोग लायबिलिटीज चुकाएंगे, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर वालों से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा। 2 टाइप हैं इसके, रिडीमेबल और रिडीमेबल बिफोर 20 ईयर्स और रिडीमेबल आफ्टर 20 ईयर्स। अब इसका मीनिंग समझे अगर, तो रिडीमेबल जो है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि यू कैन गेट इट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इफ यू वांट। यानी मेरे पास सपोज कर लीजिए अभी प्रेफरेंस शेयर है, 20 साल बाद ये प्रेफरेंस शेयर अपने आप कन्वर्ट होकर के क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर बन जाएगा। या तो वो 20 साल से पहले भी मैं करवा सकती हूँ, या तो वो मैं 20 साल के बाद करवा सकती हूँ। इसका एक और टाइप होता है कि 20 साल से पहले मैं जब भी चाहूँ, अभी ये तो आजकल के टाइम में नॉर्मल है कि मैं जब भी चाहूँ मैं उनसे पैसे ले सकती हूँ,
और इसको कन्वर्ट भी करवा सकती हो। तो कहने का सिंपली मतलब क्या हुआ, रिडीमेबल मतलब वो हुआ कि 20 साल से पहले भी अगर आप चाहें तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या तो आप उसको सिर्फ 20 साल के बाद ही इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा पाएंगे। रिडीम करवाना इसको बोलेंगे। डिफरेंस बिटवीन देखिए, कंपलसरी है इक्विटी शेयर को इशू करना, हर कंपनी के लिए ज़रूरी है, हालांकि प्रेफरेंस शेयर कंपलसरी नहीं है इशू करना। फिर रेट ऑफ डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर में फिक्स्ड नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड होता है। ये जो है इक्विटी शेयर होल्डर जो है ये कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, मैनेजर्स को इलेक्ट भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैटर्स में वोट कर सकते हैं जिनमें इनका अपना इंटरेस्ट है। रिस्क जो है इक्विटी शेयर होल्डर के कंधे पर ज़्यादा होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कंधे पर कम होती है। ये जो शेयर्स है ये ज़्यादा वो इन्वेस्टर्स लेते हैं, इक्विटी शेयर्स वो इन्वेस्टर्स लेते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या वो शेयर्स में गैम्बल करना चाहते हैं। मतलब उन गैम्बल करने का मतलब है खरीदना फिर बेचना, फिर खरीदना फिर बेचना, इसमें से बीच में से वो जो प्रॉफिट होता है वो निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले वो होते हैं जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए और अपने कैपिटल की सिक्योरिटी भी चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, इनको इनकम अपनी फिक्स्ड चाहिए, अपना कैपिटल भी सिक्योर्ड चाहिए, वो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। मार्केट प्राइस जो है इनकी बढ़ती या घटती रहेगी इक्विटी शेयर्स की, जबकि यहाँ पर इनकी प्राइस जो है नॉर्मली फिक्स्ड रहती है, कोई बढ़ावा या घटावा इसमें नहीं होता प्रेफरेंस शेयर के प्राइस में। लास्टली इक्विटी शेयर अगर आप इशू करते हैं, तो अगर आप ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो आप राइट शेयर्स और बोनस शेयर के ज़रिए अपना इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा काम आप प्रेफरेंस शेयर में नहीं कर सकते। ठीक है, चलो थर्ड नंबर जो था आपका वो था आपका रिटेन्ड प्रॉफिट और प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन्ड मतलब उसको रोक के रखना। ठीक है, जब भी आपकी कंपनी एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में होगी, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही होगी, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होगी, तो सारा प्रॉफिट जो है डिविडेंड के फॉर्म में दे देने के बजाय कंपनी उसमें से थोड़ा पार्ट जो है रिजर्व के फॉर्म में बिजनेस में बचा के रखती है। ये जब आप 11th-12th में अकाउंट्स बनाएंगे उसमें भी आपने वर्ड सुना होगा रिजर्व। और ये क्यों करके रखती है? क्योंकि उनको आगे लगता है कि आगे चल के हमारी लायबिलिटीज बढ़ेंगी और उसके लिए वो ये अर्निंग जो है बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है। इसको अपने बोलेंगे प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एडवांटेजेस देखिए, ये आपके कब काम आएगा? जब रिसेशन आएगा। मार्केट हमेशा तो पॉजिटिव रहेगा नहीं, कभी कभी तो उसमें नेगेटिव बदलाव भी आएंगे, कभी कभी डिफिकल्टीज भी आएंगी, रिसेशन आएगा, तो ऐसे काम में आपका रिटेन्ड प्रॉफिट जो है बड़े काम का है। सेकंड जो है, अगर आप फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे, एक्सपांड करेंगे और बड़ा बनाएंगे अपने बिजनेस को, या बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन लेकर के आएंगे। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी। पुराना जो आप टेक्नोलॉजी यूज करते थे उसको हटा करके न्यू लेकर के आइए, उसको बोलेंगे मॉडर्नाइजेशन। तो ऐसे तीनों सिचुएशंस में आपको कैपिटल चाहिए और कंपनी को फिर दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अगर उसके पास अपना खुद का सफिशिएंट प्रॉफिट बचा हुआ पड़ा होगा तो। फिर आती है बात यूजफुल टू परचेज न्यू असेट्स। जब कभी भी आपके असेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो जाएगी, सपोज मैंने मशीनरी खरीदी थी 10 साल के लिए, 10 साल के बाद तो कभी ना कभी तो वो मशीनरी काम करना बंद कर ही देगी ना। तो जब मुझे उसके लिए दूसरी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी तो मैं इस रिटेन्ड प्रॉफिट को यूज कर सकती हूँ। कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी को अपनाती हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनीज पहले ही अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉमिस कर देती हैं कि आपको 8% या कुछ भी परसेंट आपको डिविडेंड मिलेगा, मतलब मिलेगा। अब जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम पर आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा हो कि आप 8% उनको दे पाए। तो कभी अगर आपका प्रॉफिट कम हो गया और फिर भी आपको अपनी इस पॉलिसी पे खड़े रहना है, तो आप अपना पुराना प्रॉफिट लेकर के उनको बांट सकते हैं। इसको आप इस टाइम पे आपकी रिटेन्ड अर्निंग जो है वो बड़े काम आ जाएगी। बर्डन फ्री एसेट्स, क्योंकि ये ओनरशिप कैपिटल से आता है। ओनरशिप कैपिटल मतलब ये हमारा ही पैसा है, तो आपको असेट्स के ऊपर आपका कोई बर्डन क्रिएट नहीं होगा। सिंपली अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं,
आपने कभी नोटिस किया होगा बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक होती है असेट और एक होता है लायबिलिटीज, ठीक है। अगर मैंने कोई असेट खरीदा, ठीक है, सपोज कर लीजिए किसी आदमी से मैंने लोन लिया, तो वो लोन जो है मेरे लायबिलिटी में दिखाई देगा, और वो जो असेट मैंने उसी पैसे से खरीदा वो मेरा असेट में दिखाई देगा। हालांकि जब आप असेट्स इससे खरीदेंगे, रिटेन्ड प्रॉफिट से खरीदेंगे, तो आपका लायबिलिटीज भी कम हो जाएगा, असेट भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसे दिखाना नहीं पड़ेगा कि ये पैसे यहाँ से आए तो जाकर के ये खरीदा, वरना आपको नॉर्मली दिखाना पड़ता है। बोरोड कैपिटल को आप रीपे कर सकते हैं इससे। आपने अगर किसी से लोन ली है, आपने किसी से कुछ बोरो किया है, तो उसको आप रीपे कर सकते हैं। उसकी कभी ना कभी तो ड्यू डेट आएगी, उस ड्यू डेट पे आप रिटेन्ड प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं उसको रीपे करने के लिए। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिटेन्ड प्रॉफिट अगर आपके बिजनेस में ज्यादा होगा, तो आप दूसरे लोगों पे, एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कैपिटल के लिए, और ना ही आपको कैपिटल इकट्ठा करने के लिए कोई खर्चा करना पड़ेगा, और इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली होता क्या है बताए? जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उससे पहले हमको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, हमको न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स देनी पड़ती है, हमको इधर उधर लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर इक्विटी शेयर निकला है, आप परचेज करिए। इसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपको लोगों से लेना ही नहीं है कैपिटल, तो आप ये इतनी सारी मेहनत क्यों करेंगे, और फिर आपका ये एक्सपेंडिचर भी बच जाएगा। लास्ट पॉइंट है ओनर्स फंड्स। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट एक तरीके का ओनर्स फंड है, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती है। इसकी लिमिटेशंस अगर हम देखें, एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। अगर आप ज़्यादा प्लफिंग बैक करेंगे प्रॉफिट का, तो अगर सपोज कर लीजिए मेरा एक साल में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें से मैंने पहले साल में 20 रुपए बचा के रखे और बाकी का 80 रुपीज़ जो है बांट दिया डिविडेंड में। लेकिन फिर मेरे को आई लालच कि मैंने सोचा कि मैं 80 रुपीज़ बचा के रखती हूँ और 20 रुपए ही खाली डिविडेंड में देती हूँ, तो इससे क्या होगी, मोनोपोली बढ़ जाएगी, मैं लोगों को डिविडेंड दूंगी नहीं और लोग बेचारे मजबूर हो जाएंगे। प्रमोट स्पेक्यूलेशंस, बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो बाहर जो हैं कम डिविडेंड देते हैं, ज्यादा प्रॉफिट जो है रिजर्व फंड में डालते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। इससे आपके मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो कम हो जाएगा। इस टाइम पे डायरेक्टर्स को फिर खरीदना पड़ता है, फिर उनको हायर डिविडेंड जो है डिक्लेयर करना पड़ता है लोगों को लालच देने के लिए कि आओ हम तुम्हें ज्यादा डिविडेंड देंगे। और फिर जब मार्केट प्राइस जो है उनके शेयर का बढ़ जाता है, तब वो वापस अपने शेयर्स बेच देते हैं और उससे उनका पर्सनल प्रॉफिट होता है। इसको भी अगर हम एक एग्जांपल से समझें, सपोज कर लीजिए कोई कंपनी है, उसके आप डायरेक्टर हैं, आपको अभी पता है कि हमने जानबूझ के ज्यादा प्रॉफिट जो है अपनी कंपनी में बचा के रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है जब लोगों को डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कोई भी शेयर नहीं खरीदेगा और आपका शेयर प्राइस कम हो जाएगा। जब शेयर प्राइस कम हो जाता है तो डायरेक्टर्स इन शेयर्स को खरीद लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं अगले साल में प्रॉफिट ज्यादा बांट देते हैं, डिविडेंड बढ़ा देते हैं बाहर का, ठीक है। तो लोग जो है फिर आपके शेयर्स खरीदने लग जाएंगे लालच में और आपके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो पिछले साल डायरेक्टर्स ने आपके शेयर्स को खरीद के रखा था, अब वो इस साल उसको बेच देते हैं। खरीदा उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में था, बेचा उन्होंने बहुत ही हाई कॉस्ट में। इससे उनका क्या हुआ, पर्सनल प्रॉफिट हुआ, हालांकि उनको ये पूरी स्ट्रेटजी पता थी। ये जो काम है आपका प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये फिनेंशियली वीक या न्यू कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रही है तो क्या प्लफ बैक करोगे आप? या आपकी कंपनी न्यू है तो आपका इतना ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं होगा, या होता भी है तो आपको पहले तो डिविडेंड बाहर देना पड़ेगा लोगों का भरोसा जीतने के लिए। नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको डिविडेंड ज्यादा चाहिए। अगर डायरेक्टर्स प्लफ बैक करते हैं प्रॉफिट का, ज्यादा से ज्यादा वो प्लफिंग बैक कर रहे हैं, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को क्या फायदा मिलेगा? उनको तो उनका डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। चलो इस वीडियो को अपने यहीं एंड करेंगे। बोरोड फंड्स को अपने समझेंगे आने वाले वीडियो में, यानी इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।